Welcome back, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful learning platform of JK Bose Foundation classes. So, once again, I'm back with one new video that's for class 8 mathematics. So, this is going to be the chapter number 2 here, and this is from the syllabus of final summative assessment. So, in today's lecture, we'll be discussing about understanding of quadrilaterals. So hopefully you must have done the basics of this chapter in your classes, but here we are actually going to deal with the basic concepts and all the important and related questions from this chapter as well. So let's start, and here the chapter is understanding quadrilaterals. This is going to be the lecture number 1 on this chapter. So let's understand first what is a quadrilateral. Is it right? So basically, there are, if you just go with the concept of what the quadrilateral is, so we'll discuss the first thing. What is quadrilateral? क्या होता है एक quadrilateral? समझना अच्छे से. एक quadrilateral basically एक closed polygon है. Closed polygon of 4 sides. यानी कि 4 साइड्स का बना हुआ एक पॉलीगन होता है जिसे हम बेसिकली क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. आई होप कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक चीज तो सीख रखी होगी कि अगर हमारे पास एटलीस्ट कितने साइड्स चाहिए एक पॉलीगन को बनाने के लिए, तो बेसिकली पॉलीगन क्या होता है, तो समझिए बात को. पॉलीगन हमारे पास एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर है, closed geometrical shape made up of line segments. यानी कि एक ऐसा शेप जो कि लाइन सेगमेंट्स का बना होगा. अब सर यहां पे वर्ड आ गया कि अपना ये लाइन सेगमेंट्स क्या होता है सर. तो अगर लाइन सेगमेंट हम देखें तो ये बेसिकली लाइन का एक पार्ट होता है, और उसमें एक्चुअल में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स हमारे पास होते हैं. यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होंगे, तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे. ऐसा ही अगर एक और लाइन सेगमेंट हम यहां जोड़ देते हैं, एक और लाइन सेगमेंट हम यहां जोड़ देते हैं, तो हमारे पास बन के आ गया एक पॉलीगन. ठीक है, समझ लेना अच्छे से. मिनिमम आपको एक पॉलीगन के लिए 3 साइड्स चाहिए बनाने के लिए. एटलीस्ट मिनिमम कितने साइड्स रिक्वायर होते हैं एक पॉलीगन को बनाने के लिए, तो मिनिमम यानी कि कम से कम 3 साइड्स आपके पास होने चाहिए एक पॉलीगन के लिए. और दूसरी बात, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट मिनिमम एटलीस्ट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार एमसीक्यू पार्ट में, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो जनरली हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स कुछ क्लासिफिकेशंस हैं. यानी कि अगर हम बात करें तो ट्रायंगल यानी कि 3 साइड्स का होता है. इस तरह से अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का होता है. और इस तरह से उसके बाद हमारे पास पेंटागन इज बेसिकली ऑफ 5 साइड्स. और इस तरह से अगर हम हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन हमारे पास 6 साइड्स का होता है. हेप्टागन जो होता है वो हमारे पास 7 साइड्स का होता है. और इस तरह से ऑक्टागन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्टागन 8 साइड्स का होता है. और इस तरह से अगर नोनागन हम कहें तो नोनागन बेसिकली हमारे पास 9 साइड्स का होता है. और 10 तक आप याद रख लो, 8th क्लास में जनरली इसी तक पूछा जाता है. तो डेकागन हमारे पास 10 साइड्स का होता है. तो ये क्लासिफिकेशन भी आप साथ में याद रखेंगे. तो चलिए अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का. मैंने आपको बता दिया कि एक सिंपल फिगर होती है जिसमें एटलीस्ट 4 पॉलीगन्स होने चाहिए, यानी कि 4 साइड्स होने चाहिए. तो अगर 4 साइड्स की फिगर होगी आपके पास कहीं पे भी, तो उसे जनरली हम एक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. और जनरली समझिएगा आप, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं. तो यहाँ पे देख लिए, ए बी हमारा एक साइड हो जाएगा. ए बी इज वन ऑफ द साइड, बी सी इज अनदर साइड, एंड देयर डी सी आर यू कैन कॉल सी डी इज अनदर साइड, एंड देन ए डी इज अनदर साइड. तो ये 4 साइड्स होते हैं. उसके बाद बच्चों एक चीज ध्यान रखोगे, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं आपके पास. अच्छे से समझ लेना, 4 हमारे पास वर्टेक्स होते हैं. और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल का. तो डायगोनल क्या
होता है, बेसिकली हम हमेशा से डायगोनल की डेफिनेशन जो है क्लास में जो आपको रटवाया जाता है वो हमेशा से गलत बताया जाता है कि एक्चुअल में जो डायगोनल की डेफिनेशन है वो क्या है, थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं। देखिए, डायगोनल अगर आपको क्लास में आज तक बोला गया है कि डायगोनल एक ऐसी लाइन है जो किसी भी पॉलीगन के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, तो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। आप बोलोगे सर ये रॉन्ग कैसे है? ये जो डायगोनल होती है, यानी कि जो कि हम जनरली अपने क्लास में क्वाड्रिलेटरल के लिए बोलते हैं, जो कि अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो, अपोजिट साइड्स को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसी पार्टिकुलर लाइन को क्या कहते हैं, अपना डायगोनल कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है, बाकी किसी जगह में इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि अब यहां पे अगर मैं किसी पेंटागन की बात करूं, ठीक है, मान के चलो मैंने यहां पे एक पेंटागन ले लिया और मैं आपसे बता रहा हूं कि बेटा मुझे इसकी डेफिनेशन बताइए। आप बोलोगे सर हमेशा से अपोजिट वाली लाइन को ज्वाइन करने वाली, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, अगर मैं इस ए का अपोजिट देखूं तो सी भी आ रहा है और इस अपोजिट का तो डी भी आ रहा है। तो सर जी अपोजिट अपोजिट तो दो अपोजिट कैसे हो गए? इज इट राइट? तो अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा इस चीज को कि हमेशा से आप इस चीज को याद रखेंगे, डायगोनल जो होता है बेसिकली, इसका जो जनरल डेफिनेशन जो आपका किसी भी जगह में चलेगा, डायगोनल इज बेसिकली, डायगोनल इज अ लाइन कनेक्टिंग, लाइन आर कनेक्टिंग आर ज्वाइनिंग, हम लिख सकते हैं कनेक्टिंग अल्टरनेट वर्टिसेस, कनेक्टिंग अल्टरनेट वर्टिसेस, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन होती है जहां पे अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी कि एक छोड़ के एक, अगर मैं यहां से ए मेरा कॉर्नर है तो मैं ए से एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ए से मैं बी पे गया तो ये मेरी पहली लाइन होगी जो कि एडजेसेंट वर्टेक्स है मेरे पास। उसके बाद इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये वाला लाइन डायगोनल हो जाएगा, ये वाला लाइन भी डायगोनल हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखोगे, डायगोनल इज बेसिकली अ लाइन कनेक्टिंग द अल्टरनेट वर्टिसेस इन अ पॉलीगन। अब बच्चों इसमें एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हमारे जेके बोस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर सीबीएसई से कोई देख रहा है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहां ऐड कर देता हूं कि सर एक डायगोनल, एक पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, क्या इसके लिए कोई फार्मूला है? जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से डाल रहा हूं तो अगर मैं ई पे आ गया तो ई से एक तो डायगोनल ये वाली हो जाएगी, तो यहां से भी एक डायगोनल हो जाएगी। तो जब मैं डी पे आ जाऊंगा तो डी से एक डायगोनल तो ये हो गई, तो एक तो ऑलरेडी कनेक्टेड है सी से हमने। सर अब सर कितने ही डायगोनल्स पॉसिबल है? इसके लिए एक सिंपल सा याद रखो, अभी से कॉपी में नोट करके रख लो। ओ कॉपी में नोट करो, जल्दी करो, जल्दी कॉपी में नोट करो इसको। ये फॉर्मूला जो है दिस इज n into n minus of 3 and whole divided by 2। अब सर ये n क्या है? n बेसिकली है नंबर ऑफ साइड्स, ध्यान रखना अच्छे से, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, अच्छे से समझना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, बाद में नहीं बोलना कि सर बोला नहीं। अब समझिए इस बात को, अगर मेरे पास स्टार्ट से हम आते हैं, मेरे पास 3 साइड्स होते हैं एक ट्रायंगल में, और अगर मैं ऐसा कर देता हूं 3 into 3 minus of 3 divided by 2, तो यहां पे देखिए ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, यानी कि 3 into 0 divided by 2। तो आप कहोगे सर 0 divided by 2 का वैल्यू 0 आएगा, तो मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता है। समझ गए बात को? इस तरह से अगर इसी फार्मूला को कहीं और जगह पे चेप दे, जैसे मैं मान के चलो अपने पास 7, जो हमारे पास 7 साइड्स का पॉलीगन है, अगर कोई 7 साइड्स का पॉलीगन है तो उसमें कैसे करेंगे? 7 into 7 minus 3, सेम यही फार्मूला, और इसको डिवाइड कर देंगे बेटा हम 2 से। तो यहां पे देखिए 7 into 7 minus 3 कितना हो जाएगा? 7 minus 3 is 4, 7 4s are 28, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 2s are 14। तो अगर आपके पास 7 साइड्स का पॉलीगन है तो उसमें 14 डायगोनल्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ।
अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास कर्व क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो बुक में डेफिनेशन है वहां पे कर्व बताया गया है। तो बेसिकली अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट कैन बी ओपन और क्लोज, तो इसे हम जनरल में कर्व बता सकते हैं अप टिल 8 लेवल तक। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कर्व्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारे पास एक ओपन कर्व होता है बेटा। ओपन कर्व की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए एक मेरे पास लाइन है, मान के चलो मैंने यहां से कोई लाइन खींची और इस कर्व को मैंने यहां पे ओपन रख दिया। ठीक है, इसको मैंने क्लोज नहीं किया। अगर दूसरा मैं कर्व लेता हूं तो इसको मैं जहां से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मैच हो जाए तो उसे हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो ये याद रखो, ओपन कर्व नॉट एंड पॉइंट का, नो एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड बैक टू इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे ओपन कर्व बोलेंगे। और इस तरह से क्लोज्ड कर्व की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट तो होता है और एंड भी होता है सेम पॉइंट पे। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल की एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, नोट सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व की अगर मैं बात करूं ना, अगर एक कर्व मैंने ले लिया और इस कर्व ने अपने आप को यहां कहीं पे काटा है। देखिए जब एक कर्व अपने आप को ही काटेगा तो उसको हम बोलते हैं, कर्व तो है बट इट्स नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल। याद रख लो भाई, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले को कैसे ही हम सिंपल बोलेंगे, तो इसको हम नॉट सिंपल बोलते हैं। तो अब अगर आपको सिंपल कर्व की बात करनी है तो सिंपल कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो अपने आप को कहीं पे भी नहीं काटता है। ठीक है, जैसे यहां से मैंने एक ड्रॉ कर दिया, इसने यहां पे काट लिया, तो बेसिकली ये नॉट सिंपल हो गया, जिसकी हमने सिंपल भाषा में डेफिनेशंस जो है वो यहां लिख रखे हैं कि सिंपल क्लोज करो क्या होता है, नो सेल्फ इंटरसेक्शंस होती हैं इसके अंदर, यानी कि सिंपल क्लोज करो जो आपका ये अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपके पास एक जॉर्डन कर्व हो सकता है। नेक्स्ट, अगर अब हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की कि पॉलीगन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि पॉलीगन इज बेसिकली अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, और इसे हम एक्चुअल में पॉलीगन कहते हैं। वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन जो हमारे पास है, स्क्वायर हमारे पास एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल हमारे पास, पेंटागन है, ट्रायंगल है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, these all are basically called as polygon। now the sides of a polygon do not cross each other। ठीक है, तो पॉलीगन के साइड्स कभी एक दूसरे को क्रॉस जो है वो नहीं करते, तो ये चीज आप अच्छे से समझ रखते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। अब इसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशंस जो है वो बता दी थी, तो यहाँ पे लिख के भी है, तो अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो आप साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, यहाँ पे हम एक चीज एक्स्ट्रा कॉलम आपके लिए ऐड कर रहा हूं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, फार्मूला मैंने आपको पहले से बता दिया, n इंटू n माइनस ऑफ 3 whole divided by 2 where n is nothing but number of sides। समझ गए बात को? सर ये तो नंबर ऑफ साइड्स है, फॉर्मूला में लगाना है और डायगोनल्स के नंबर और काउंटिंग जो है वो निकालने हैं। ट्रायंगल देखिए बेटा, ट्रायंगल के अंदर आपके 0 डायगोनल्स होते हैं, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, देखिए 4 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचा बेटा हमारे पास 4 माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पे एक चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेट्स मूव बैक। ओके, नाउ मूविंग टू द पार्ट हियर, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन फॉर हियर। नाउ मेरे पास n जो है क्वाड्रिलेटरल में वो 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस ऑफ 3 एंड देन इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2। देखिए तो यहां पे अच्छे से समझ लेना, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 एंड यहाँ पे डिवाइड में क्या आ रहा है मेरे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब 2 डायगोनल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। और यहाँ पे अगर पेंटागन की हम बात करें तो बाहर में पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं, 5, अंदर में कितना है 5 माइनस 3, तो 5 2s are 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। अब जब फॉर्मूला आप याद कर चुके हो तो फिर उसका उपयोग जो है आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बात करें 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 3s are 18, 18 डिवाइड बाई 2 is 9, तो इसको समझ लो अच्छे से। अब उसके बाद हमारे पास हेप्टागन है 7, और 7 में कितने आएंगे हमारे पास
14। और इस तरह से अगर ओक्टागन की हम बात करते हैं तो ओक्टागन में कितने हो सकते हैं बेटा आपके पास 8 इंटू 8 माइनस 3, 8 5 40, 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 20। तो ये आप एग्जैक्टली मेंशन कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन में और एक्स्ट्रा इजाफा जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, डायगोनल इज लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो देखिए इसको मैंने डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसका समझ सकते हो आप, या तो इसे आप नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस लिखेंगे या तो अल्टरनेट। बट एक चीज का ध्यान रखना, अपोजिट कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि हर जगह अपोजिट वर्टिसेस जो होती है ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन ही कहेंगे। तो नाउ हियर इज द अगेन द कॉन्सेप्ट, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां से ये वाली जो लाइन है इसे हम डायगोनल कहेंगे, ये वाली लाइन जो है डायगोनल कहेंगे। तो ये सारी जो लाइंस हैं जो मैं मार्क कर रहा हूं बेटा, तो ये सब के सब आपके पास डायगोनल लाइंस हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं एक और क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है बेटा, हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स सर मिरर्स के बारे में सुना था, फिजिक्स का पार्ट है सर, यहां इसका क्या काम है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो, बहुत आसान है। अगर मैं कॉनकेव पॉलीगन की बात करता हूं तो समझ लेना, बहुत सिंपल लॉजिकल आपको समझना है, उसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। देखिए कॉनकेव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पॉलीगन बच्चे जिसके अंदर केव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिले। तो यहां मैंने देखा ये साइड अंदर को मुड़ा हुआ है, तो इसका बेसिकली हम कहेंगे कि ये कॉनकेव पॉलीगन हुआ। लेकिन अगर आपके पॉलीगन के सारे ही साइड्स जो हैं वो बल्जिंग आउटवर्ड्स हैं, यानी कि उनके कोने जो हैं वो बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो इनको हम बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ये हो गया एक सिंपल डेफिनेशन जिसे हम समझ सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। बट अब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो ये याद रखना कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव पॉलीगन है तो ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें एट लीस्ट एक इंटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। यहां अगर इसकी मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो बेटा ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, यहां पे भी आप बात करो तो ये तो छोटा है, अंदर वाला तो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज का आप समझोगे कि कम से कम एक एंगल अंदर वाला 180 से बड़ा होना चाहिए इंटीरियर एंगल, तो उसको हम अपना कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, हैव एट लीस्ट सम पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर इंटीरियर, या तो एक और तरीके से भी इसे याद किया जा सकता है। देखिए कॉनकेव के अंदर एटलीस्ट आपका अगर डायगोनल हम कनेक्ट करेंगे तो डायगोनल बाहर भी जा सकता है। देखिए ये डायगोनल क्या होता है बेटा, अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला। तो देखिए अगर आप अपोजिट वर्टेक्स यहां पे भी बोलते हैं तो आपका डेफिनेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ के एक। तो अगर इसको मैं छोड़ देता हूं तो ये डायगोनल है, तो देखो कॉनकेव में डायगोनल जो होता है बेटा वो कहां होता है, कभी कभार आपके पॉलीगन के बाहर होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। उसके बाद आती है कॉन्वेक्स की बारी। कॉन्वेक्स क्या है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो आपके 180 से छोटे होंगे। तो ये बात बेटा समझ लेना, सबके सब एंगल 180 से छोटे होंगे। पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। ठीक है, तो यहां पे एक चीज को अच्छे से आप समझ लेना। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से अब क्लियर होगा। तो यहां से 2-3 तरीके से कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आप याद रख सकते हैं। पहला कॉनकेव, सर एक केव बना होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, एक कोना अंदर की तरफ मुड़ा है तो कॉनकेव है भाई, दैट्स इट। एक ही कोना भले एक क्यों ना हो तो कॉनकेव है। दूसरा आप ये बता सकते हो सर कॉनकेव है तो एक डायगोनल कहां से आएगी, बाहर से आएगी। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका उल्टा, इसका कोई भी कोना अंदर की तरफ मुड़ा नहीं होगा। मैथमेटिकली अगर याद रखना चाहते हैं तो इसका कोई भी इंटीरियर एंगल जो है, हर कोई इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होगा और इसका डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर की ओर नहीं होगा। तो ये चीजें आप अच्छे से कॉनकेव और कॉन्वेक्स के डेफिनेशंस में बेटा याद रख सकते हैं। समझ गए आप बात को सर, बहुत आसान सा पढ़ा रहे हो सर। इसके बाद आता है बेटा आपका रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। देखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये जो है जो हर रोज स्कूल आता है, नहीं सर ऐसा पॉलीगन तो है ही नहीं सर जो स्कूल आता है।
ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान रखना अच्छे से, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है बेटा जिसमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स का जो माप होता है, जो मेजरमेंट होता है, वो इक्वल होता है। मतलब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सारे साइड्स बेटा एक लेंथ के हो सकते हैं, एक्स एंड एक्स, हर कोई एंगल 90 90 90 होता है स्क्वायर के अंदर। तो सर क्या स्क्वायर को कहें कि ये रेगुलर पॉलीगन है? बिल्कुल रेगुलर है। तो आप याद रखना, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है इक्वी एंगुलर एंड इक्विएंगुलर, या इसे हम इक्विलेटरल भी बोल सकते हैं। इक्विलेटरल का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, इक्विएंगुलर का मतलब होता है सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। इस तरह से एक दूसरा पॉलीगन है जिसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर क्योंकि हर कोई एंगल 60 60 होता है और आपके पास जो साइड्स होते हैं दे आर ऑफ द सेम लेंथ। सो इस तरह से आपका ये जो रेगुलर पॉलीगन है वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, इज अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल मेजर। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेगुलर कोई भी हेक्सागन जो आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा सर? इसका उल्टा होगा। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर दैट डज नॉट हैव ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल एंड ऑल द एंगल्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साइड्स डिफरेंट लेंथ के होंगे तो आपके एंगल्स भी डेफिनेटली डिफरेंट लेंथ की बनेगी। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना। रेक्टेंगल, स्कैलियन, ट्रायंगल, ये आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगर हम बात करें बेटा, according to the angle sum property of a polygon, the sum of all the interior angles of a polygon is given by n minus 2 into 180। ठीक है बेटा, देखिए समझिए ये क्या है। जब हम किसी भी पॉलीगन की बात करते हैं तो ये वाले जो अंदर की ओर बनने वाले एंगल्स हैं, इन सब को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर हो गए। अगर इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं यहां से, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना, दे आर बेसिकली एक्सटीरियर एंगल्स। समझ गए बात को? तो इन्हें हम एक्सटीरियर पोर्शंस के एंगल्स बोल सकते हैं। तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डायगोनल्स के लिए एक फॉर्मूला दिया, और यहां पे आप फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, n minus of 2 multiplied by 180। so it is nothing but you will understand the concept. It is total number of n, again is the number of sides, n minus of 2 into 180। सपोज मेरे पास ट्राइंगल जो है सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटा पॉलीगन होता है, एंड 3 minus of 2 into 180 अगर हम करेंगे तो देखिए 3 minus 2 1 हो जाता है, और 1 into 180 is nothing but exactly 180। तो एंगल की सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल्स, अगर ट्राइंगल है हमारे पास, तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को बेटा मिला के हम क्या बना सकते हैं? 180 बना सकते हैं। तो समझना अच्छे से बात को बेटा। अब अगर इसी ट्रायंगल के साथ मैं एक और ट्रायंगल ऐड कर दूं, तो आपके पास बेटा ये कितने ट्रायंगल्स बन गए? एक तो एक, और यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है, लेकिन ये जो फिगर आपके पास कंबाइंड फिगर बन के आ गया ना बेटा, तो ये जो फिगर है ना, दिस फिगर इज बेसिकली नाउ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि चार साइड। अब जब आपके पास चार साइड हो जाएंगे बेटा, तो चार के लिए फॉर्मूला में आप क्या करोगे काम? n माइनस ऑफ 2 इंटू 180 सर। तो n अब मतलब चार साइड्स हैं, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो आपके पास आएगा 4 माइनस 2 इज 2 इंटू 180। तो मतलब ये हुआ सर, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके जो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर चार एंगल्स का सम होगा, इन चारों एंगल्स का सम होगा 360। तो इस तरह से अगर मैं आपसे किसी भी पॉलीगन को बोल दूं, मैं बोलूं कि एक पॉलीगन है जिसके 10 साइड्स है, 10 साइड्स है, आप मुझे बताओ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? तो बेटा एक बात समझ लो, फार्मूला ये लगा हुआ है n माइनस 2 इंटू 180। तो यहां पे आप क्या चीज देख रहे हो? 10 माइनस ऑफ 2 इंटू 180। तो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 2 क्या होगा आपके पास? 10 माइनस 2 इज बेसिकली 8 इंटू 180। समझ गए बात को? यहां से 8 zeros are 0, 8 8s are 64, now 6 is carry, 8 1s are 8 and 6, that is sir 14। तो 1440 डिग्री
कंप्लीट जो होगा आपके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा अगर आपके पास एक 8 साइडेड पॉलीगन है। तो अब कितने भी साइड का पॉलीगन है आपको बस ये फॉर्मूला याद रखनी है और जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उनकी जगह n को प्लेस करके देख लेना है। आई होप कि इससे क्लियर होगा, लेकिन इससे पहले हम एक और प्रॉपर्टी जो है दैट इज बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड, आई होप इट इज नॉट इन दिस एक्सरसाइज, सो विल गो विद देन next concept and I hope we have to complete it here only. Is it right? Now let's understand now. Okay, I hope कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप सबको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो एक और प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझना बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटा कितने भी साइड्स का पॉलीगन है, कितने भी साइड्स का, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, जो भी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन के लिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी साइड्स इट हैज, 360 डिग्री ही होता है। चाहे 10 साइड हो, 15 हो, 20 साइड हो, तो ये चीज आप अच्छे से जहन में रख लेंगे। तो मतलब अगर एक एक्सटीरियर ट्रायंगल मैंने यहां से ले लिया, तो यहां से आप देखिए इधर से मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया और यहां से आपने ये वाला जो पोर्शन है इसे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये एंगल हो गया आपका, एक तो ये एंगल हो गया, और इसे अगर हम यहां से एक्सटेंड कर दें तो ये, अगर इन तीनों कर्व्स को मिलाएं तो एक सर्कल बनता है। तो इसलिए किसी भी पर्टिकुलर पॉलीगन के सारे साइड्स को जब हम घुमा के मिलाते हैं बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स को, तो वो एक पॉइंट के अराउंड के एंगल बनते हैं जो कि हमारे पास 360 होता है। तो आप हमेशा से याद रखोगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी भी पॉलीगन का, बात समझ लो, मैं किसी भी पॉलीगन की बात कर रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी says that exterior angle property कि किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इट्स फॉर एनी पॉलीगन, पॉली मींस मैनी, पॉली मींस मैनी एंड गॉन्स मींस साइड्स, तो कितने भी साइड्स हो तो इसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 360 डिग्री ही होती है बेटा। समझ गए बात को? अब आते हैं हम यहां पे, तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स पे जो अभी तक हमने सीखा था, बस उन्हीं को यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उन्होंने हमें क्लासिफाई करना है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। बेटा कहानी जो है बहुत सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और बात जो है ना डंके की चोट पे समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले बात आती है बेटा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया था, जिसको ड्रा करते हुए आपको पेंसिल को कहीं लिफ्ट ना करना पड़े, उठाना ना पड़े, यानी कि एक ही बारी में आप ड्रॉ कर लो इस तरह का कोई फिगर। ठीक है, दूसरी बात सिंपल कर्व की मैंने करी थी कि अपने आप को कहीं बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अपने आप को इंटरसेक्ट ना करने वालों को हम सिंपल कर्व्स जो है वो बोलेंगे। देखिए बेटा पहला वाला जो है यहां से स्टार्ट किया, एक ही बार में पेन बगैर ऊपर उठाए एंड पे खत्म, तो पहला तो लिख दिया हमने, पहला वाला सर है। दूसरे वाले को हमने शुरू किया यहां से, यहां से, यहां से, तो पहुंच गए हम 2 पे। तो ये वाला सिंपल कर्व नहीं है। रीजन ये है कि अगर मैं बाहर वाला ड्रॉ करूंगा तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे लिफ्ट होके अंदर आना पड़ेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करना पड़ेगा बाउंड्री को, तो ये वाला कैटेगराइज नहीं होगा। और अगर हम 4 की बात करें तो ये भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ पे होते हुए यहाँ पे एंडिंग पे, तो मतलब 1 2 है और उसके बाद अपना 5 है, दिस इज बेसिकली 5, ये नंबरिंग यहाँ पे गलत है, दिस इज 5। उसके बाद 6 भी सेम इसी कैटेगरी में आएगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, और 7 भी। 8वां आपका नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला भी इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा, और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसे हम सिंपल कर्व तो नहीं कह सकते। दूसरी बात, अब सिंपल तो कर्व हमने निकाल लिए सर, अब ये क्लोज्ड वाले भी निकाल लो। देखिए ये वाला क्लोज्ड है, यानी कि जो बंद हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो। तो अगर मैं यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं तो यहां से एंड होते हुए ये इसी पे है, आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे
क्लोज्ड है, ये वाला भी बिल्कुल हमारे पास क्लोज्ड है बेटा, लेकिन ये वाला तो कर्व था ही नहीं, इसको हमने कैटेगराइज ही नहीं किया था सिंपल में, ठीक है। तो ये वाला अगर फोर्थ की हम बात करें तो ये भी नहीं है। और इसके बाद सेम अगर इसकी हम बात करेंगे तो बेटा 1, 2, 5, 6, 7, देखिए पहला ये वाला क्लोज्ड है, ये वाला दूसरा क्लोज्ड है, और अगर हम 5 की बात करते हैं तो बेटा ये वाला भी क्लोज्ड है। देखिए इसको हम क्लोज नहीं बोल सकते क्योंकि अपने सिंपल है ना, यहां से हमसे पूछा गया है सिंपल आपको बताना है, तो ये सिंपल कैटेगरी से बाहर हो रहा है। अदरवाइज ये क्लोज था हमारे पास, बट ये सिंपल की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसलिए इस कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। 6 वाला जो है हमारे पास बेटा सिंपल भी है और क्लोज भी है, 7 वाला भी हमारे पास सिंपल है और क्लोज भी है, तो ये वाला ओपन है। तो 1, 2, 5, 6, 7। अब बात करते हैं बेटा पॉलीगन्स की। पॉलीगन में ध्यान रखना बेटा बहुत अच्छे से, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बहुत सारी डेफिनेशंस जो है, बहुत सारी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। मैं आपको ये बता रहा हूं, पहला जो है बेटा आपका पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है। फर्स्ट वन इज अ पॉलीगन, सेकंड इज अ पॉलीगन, ये भी स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ, और ये वाला भी पॉलीगन ही है, ठीक है। अगर आप ध्यान रखोगे ना, दिस इज ऑल पॉलीगन, और ये क्लोज्ड भी है, सो दैट इज व्हाई यू कैन गो विद 1, 2, 4 and rest there is no one, that is basically a polygon। अब आती है बात कॉन्वेक्स की बेटा। कॉन्वेक्स मैंने आपको बताया था जिसके सारे ही साइड्स बल्जिंग आउटवर्ड्स हो, ठीक है। तो पॉलीगन है मतलब लाइन सेगमेंट्स का तो बना होगा। तो पहला ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है इसका एक साइड अंदर को मुड़ा हुआ है तो कॉनकेव हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स की कैटेगरी में ये भी नहीं आएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ये कौन सा है बेटा, अच्छे से समझ लो, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है हमारे पास वो है हमारे पास दूसरा वाला, ठीक है, सेकंड, यानी कि ये वाला है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। अब बात करते हैं कॉनकेव पॉलीगन की। तो कॉनकेव में बेटा एक तो ये इसका ये वाला एंगल ग्रेटर देन 180 है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इसके साइड्स जो है अंदर को और मुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये वाला भी आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, यानी कि एक तो आ रहा है आपके पास पहला वाला और आ रहा है फोर्थ वाला, यानी कि 1, 4, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि हाउ डू many diagonals that each of the following। बेटा डायगोनल आपको मैंने बता दिया था कि यहां पे एक्चुअली एक बोला गया है मेरे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, ठीक है, यानी कि आप इससे कंफ्यूज हो जाएं। तो क्वाड्रिलेटरल का बेटा मैंने आपको बता दिया था, क्वाड्रिलेटरल अगर यहां पे हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की, देख लीजिए ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ द साइड्स, इसे n × n - 3 डिवाइडेड बाय 2 के हिसाब से याद रखेंगे। क्वाड्रिलेटरल के होते हैं 4 साइड, 4 × 4 - 1, और यहाँ पे सॉरी 4 × 4 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अंदर बचा आपके पास 1, 2 1 2, तो यानी कि बेटा इसके होंगे 2 डायगोनल्स, ठीक है, 2 डायगोनल्स। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के कितने साइड होते हैं बेटा, 6 साइड्स होते हैं। तो चूज द फार्मूला n × n - 3, जो कि हो जाएगा 6 × 6 - 3 होल डिवाइड बाय 2, तो 2 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचा 3, तो 6 - 3 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो बेटा इसके होंगे 9, ठीक है। और एक ट्रायंगल के बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ट्रायंगल के अंदर 0 डायगोनल्स होते हैं, तो मेक श्योर यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ता। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल है। What is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral? Will this property holds if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. What is the sum of measures of the angles of a convex quadrilateral? ये convex quadrilateral है, ठीक है। अब इस चीज में आप एक चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे, और वो चीज क्या है थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपके पास, ध्यान रखिएगा अच्छे से, यहां इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है आपकी बुक में कि हमारे पास इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है या एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है, तो एनसीईआरटी को थोड़ा सा देख लेना चाहिए इन चीजों को, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं हम इस बात को। अगर आपके पास मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल निकालने, तो एक्सटीरियर है बेटा, एक्सटीरियर अगर है
ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर अगर एंगल्स की बात हो रही है तो वी नो इट्स 360 फॉर एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, चाहे आपका फिर बाद में वो कॉन्वेक्स आता है या आपका कॉनकेव आता है। बात को समझिएगा, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, ठीक है। एक्सटीरियर की जब बात आ गई तो एक्सटीरियर में आपके पास हमेशा से 360 होगा। तो हम दोनों के लिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये बता रहा है कि अगर सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बताए, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, यानी कि कॉनकेव है। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, मैंने क्या काम किया, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, लेट्स से 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो मैं एक चीज करता हूं बेटा काम, अगर बहुत सिंपल तरीके से इसका डेफिनेशन लेट आप लिखेंगे इसे, let ABCD be a convex quadrilateral, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। समझना बात को। अगर इसे मैं एक डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूं तो बेटा आप इसको प्रूफ के लिए कहेंगे कि सर एक्चुअल में एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसके 4 साइड्स हैं, ठीक है। और ये कितने ट्रायंगल्स का बन रहा है सर, 2 ट्रायंगल्स का। मुझे पता है एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, दूसरी ट्रायंगल का भी सम 180 होता है, तो ऑब्वियसली है हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स से ABCD, ठीक है। नाउ ज्वाइन करेंगे हम, क्या ज्वाइन करेंगे बेटा, हम D और B को, DB को मैंने ज्वाइन कर लिया, अच्छे से समझ लो। नाउ आई हैव 2 ट्रायंगल्स हियर, नाउ using angle sum property, लेकिन किसकी यूज करेंगे बेटा, ट्रायंगल की, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किस वाले में, एक तो ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल DB एंड C प्लस ट्रायंगल DBC। आप बोलोगे बेटा सर एक तो ट्रायंगल है तो 180 हो जाएगा, प्लस दूसरा ट्रायंगल है तो 180 हो जाएगा बेटा। सो नथिंग हैपेंस, योर आंसर इज एक्चुअली गोइंग टू बी 360 डिग्री, ठीक है। समझ गए बात। अब हम बात करते हैं क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी अगर आपके पास एक कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, एक कॉनकेव पॉलीगन बनाते हैं और समझते हैं कि क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऐसा पॉसिबल है बेटा। देखिए सॉरी मैंने एक कॉर्नर को गलत चूज कर लिया, लेट्स से इफ दिस इज A, दिस वन इज B हियर एंड दिस वन इज C, दिस वन इज D। तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स के अंदर और कॉनकेव के अंदर अगर मैं यहां से इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉनकेव वाला भी, ठीक है। तो कॉनकेव वाला भी अगर इस एंगल का भी हम सेट करेंगे 180 तो इसका भी 180, तो मतलब इसका भी इंटीरियर एंगल 360 हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिखोगे यस, प्रॉपर्टी होल्ड्स also for concave polygon, समझ गए बेटा। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो। तो यहां पे आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बहुत कहानी सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर एंड is divided into the triangles and the sum of the angles are distributed from it। अब देख ले बेटा क्या कहानी है ये। हमें बताया जा रहा है कि अगर एक पॉलीगन के अंदर 7 साइड्स हैं और एंगल सम हमें पता है 3 दिया हुआ है, 3 साइड से तो एंगल 80 आ रहा है, 4 साइड से तो मतलब 2 ट्रायंगल, 2 को मल्टीप्लाई करो तो 180। अगर 5 है तो देखिए 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 तो 3 इंटू 180। अगर 6 ट्रायंगल्स है तो 6 इंटू 180। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा कि जितने भी हमारे पास साइड्स हैं बेटा, जितने भी साइड्स हैं उनमें क्या किया जा रहा है, पूरे साइड्स में अगर आप ध्यान रखोगे, अगर मेरे पास साइड n है उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यही तो कहानी हो रही है। जैसे मेरे पास ट्रायंगल के बारे में तो सीधा ही लिख दिया 3 इंटू 180। यहाँ 4 साइड्स थे, 4 में से 2 माइनस किया 2 इंटू 180। 5 साइड थे, 5 में से 2 माइनस किया 3 इंटू 180। 6 साइड थे, 6 में से 2 माइनस किया 4 इंटू 180। कहानी तो बहुत सिंपल है। अब ये कह रहा है कि इसी लॉजिक को आप यूज करें और उसके बाद हमें बताएं कि अगर आपके पास कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स 7।
7 में से बेटा 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 180। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5 एंड 4, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी 900। समझ गए बेटा बात? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 7 साइड का पॉलीगन था, उसमें से 2 हमने माइनस कर लिया। अगर इस फॉर्मूला भी हमें आप लगाओगे ना बेटा तो 7 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 180। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान रखो अच्छे से। 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5 एंड 4 इज 900। समझ गए? अब अगर बात करेंगे 8 साइड की बेटा, तो 900 में अगर एक और 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो जाएगा। या आप ऐसा ना समझे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 6। जैसे 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 2 माइनस किया 4। ऐसे ही अगर 8 होगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। 6 इंटू 180 तो बेटा वो कितना हो जाएगा 6 0 6, 6 0 0, 6 8 48। आपके पास 4 कैरी जाएगा, 6 1 6 एंड 4 इज 1080। अगर 10 साइड्स का है बेटा तो आपको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 इंटू 180। समझ गए आप बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64, 8 1 8 एंड 6 14 40 हो जाएगा। अगर 8 साइड्स का है, 10 का है तो 2 हटा दो। अब n का है बेटा तो यहां से फॉर्मूला बन के आ गया बेटा, अगर n है तो उसका आंसर हो जाएगा n माइनस ऑफ 2 इंटू 180। तो या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं या तो आप इसे लिखेंगे 180n, ठीक है, सीधा ही 1 इंटू 80n माइनस ऑफ 100 माइनस ऑफ 360, यानी कि मैंने इस 180 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया 180 इंटू 180n, तो यहां से 182। या तो आप अगर इतना भी रख देते हैं तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? ठीक है, अगर हम यहां पे रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स। देखिए, अगर रेगुलर पॉलीगन है, मुझे पता है कि रेगुलर पॉलीगन का बेटा number of sides and number of angles are basically equal. So if they are equal, then the number of angles are possibly equal and sides are possibly equal only in equilateral triangle. तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए बात को? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर 4 साइड की बात करते हैं तो 4 साइड में हमारे पास कौन सा ऐसा फिगर है, वो आता है बेटा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर सारे ही साइड्स इक्वल होते हैं और दूसरी बात कि हर कोई एंगल जो है बेटा 90 के बराबर होता है। अगर 6 साइड की बात करें तो आप इसे एग्जांपल ले सकते हैं एक रेगुलर हेक्सागन की। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन के, इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो आप ये चीज अच्छे से जहन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। बहुत सिंपल है, इंटीरियर एंगल हमने बेटा पढ़ रखा है, वही सेम कहानी हम यूज करेंगे। मुझे पता है कि अगर चारों एंगल्स का सम लिया जाए तो वो एग्जैक्टली 360 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x कर दूं बेटा तो ये आ जाएगा 360। ये वो वाला x नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बट ये बहुत सिंपल वाला x है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास हो जाएगा इन सब का सम 130 और 150 कितना हो जाता है बेटा 180 और अगर 120 को हम सम करेंगे, साथ में x रखते हैं तो 360 है। ठीक है, क्योंकि x तो साथ में रहता ही है। 180 और 120 का सम कितना हो गया बेटा 300 प्लस ऑफ x इज नथिंग इक्वल टू 360। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा बेटा 360 माइनस ऑफ 300, यानी कि आपके x का वैल्यू बेटा आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका पहले पार्ट में x का वैल्यू हो जाएगा यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगर देखो फाइंड द एंगल मेजर, फिर से यही है। यहाँ कहानी जो है, ये जो ब्रिज वाला बना होता है ना, ये जो 90 वाला सिंबल होता है, तो इसे 90 हम कहेंगे। तो आपके पास देखिए एक एंगल तो बेटा x दे रखा है, दूसरा एंगल 70 दे रखा है, तीसरा आपके पास 60 दे रखा है और फोर्थ आपके पास 90 दे रखा है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम क्या काम करेंगे बेटा, सबको सम कर देंगे x प्लस। अगर यहां से हम देखेंगे 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 13 होता है, और अगर 13 में हम 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो दैट इज 220। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, दिस इज 220
इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360। यहाँ पे क्या किया बेटा मैंने काम, इन तीन को ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 9 और 6 यानी कि 9 और 60 150 हो जाता है, 150 और 70 220 हो जाता है। तो आपके पास जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी 360 माइनस ऑफ 220। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 में से 0, 6 में से 2 तो 4 आ जाएगा और ये 140 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ द सेकंड वन इज अगेन द सेम। अगर यहाँ पे आप देखोगे जहां जहां एक्स रे रखा है ना बेटा, वहां पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये एक्स और ये एक्स यानी कि जो जो एंगल्स यहां पे बन रही हैं बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 और 4 और यहाँ पे क्या है 5, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल तो रहा नहीं। अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेटा तो एक चीज समझ लो सबसे पहले, देखिए अगर मैं यहाँ इस एंगल की बात करूं तो मुझे पता है कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है और इसका एक साइड पॉलीगन का कुछ यूं है और बाहर दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट एंगल 180 होता है बेटा, उसमें से आधा पार्ट 70 है तो बचा 110 डिग्री। तो मतलब ये वाला कितना हुआ 110 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाला पार्ट कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक है। समझ गए बात को, तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है। नाउ अगेन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं, 5 साइड्स का है तो पेंटागन हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, हमें पता है कि पेंटागन में बेटा होते हैं 5 साइड और 5 साइड्स का अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकालें मल्टीप्लाई करके तो वो हो जाएगा 3 into 180। तो 3 into 180 हमारे पास हो जाता है एग्जैक्टली 540 डिग्री, ठीक है। 3 0 0, 3 8 8 3 अगर हम बात करें 24 2 कैरी तो 1 3 3 and 2 is 540। तो मतलब इन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा 540 आएगा। अब समझ लो बहुत सिंपल है। ए पे बना भाई 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2x है x प्लस x, ठीक है। और अंदर वाला कितना है बेटा 110 डिग्री और एक है हमारे पास 120 और इन सब का सम होगा 540। और मैंने आपको बता दिया क्योंकि 5 साइड है तो ये पेंटागन है, ठीक है। तो यहां से देख लेते हैं हम 30 प्लस 110 कितना हो जाएगा हमारे पास 140, तो कीप इट एज 140। और यहाँ x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑफ 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस 140 और 120 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 260 डिग्री प्लस ऑफ 2x इज नथिंग बट इज इक्वल टू 540 डिग्री। समझ गए बात। यहाँ पे 140 था, यहाँ पे 120 था, 140 और 120 को ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा और यहाँ 2x है हमारे पास। तो देखिए बेटा 2x को हम यही रखते हैं तो यहाँ 540 में से हम माइनस करेंगे 260 डिग्री, ठीक है। ये वाला 260 उस तरफ ले गया मैं। तो हमारे पास कितना बचा 2x इज एग्जैक्टली इक्वल टू, नाउ 0 में से 0 तो 0 जाएगा बेटा। 14 में से अगर हम 6 निकाल दें तो 8 बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 4 में से 2 तो 2 280। तो मतलब ये हुआ अगर 2x इज 280 तो इफ 2x इज 280 तो आई एम कमिंग हियर समवेयर, तो मैं इसे डिफरेंट कलर से डिनोट करता हूं। 2x इज इक्वल टू 280 तो मतलब ये हुआ कि आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1s आर 2 4s आर एंड 2 0s आर, तो आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। तो मतलब ये वाले जो दो एक्सेस हैं ये दोनों का वैल्यू 140 और 140 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेम इसी क्वेश्चन का डी पार्ट है। ये एक आपके पास एक रेगुलर जो है पॉलीगन दिया हुआ है। रेगुलर क्यों मैं बोलूंगा, सारे साइड्स इक्वल दे रखे तो ऑब्वियसली सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे। तो मतलब अगर ये x है तो ये वाला भी x है, ये वाला भी x है, ये वाला भी x है और ये वाला भी x है। अब यहाँ पे बात आती है सर साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो फिर से वही कहानी, हमारे पास एक तो 5 साइड्स है तो मतलब 5 एंगल्स x प्लस x प्लस x। और अगर 5 साइड्स हैं तो अभी हमने देखा था 5 में से अगर हम 3 का माइनस करेंगे यानी कि यूज करेंगे ये वाला फार्मूला n-2 into 180, तो कहानी कहाँ रुकेगी आके 5 माइनस ऑफ 2 है यहाँ पे, तो 5 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा 3 into 180 जो कि अभी अभी हमने पिछले ही पार्ट में किया 540 डिग्री, ठीक है। समझ लो 5x है तो ये हमारे पास 5x हो जाएगा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 540 डिग्री। तो x का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5 1s आर 5,
5 जीरो जार 0, उसके बाद हो जाएगा 5 8 जार 40, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है बेटा 108 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास सबके वैल्यूज जो है 108 ही होंगे, सारे एक्सेस के वैल्यू, ठीक है। अब है ये x प्लस वाई प्लस जेड का आप एग्जैक्ट में अगर आप ध्यान रखोगे तो वैल्यू बताओगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड जो है, ये बेसिकली तीनों एंगल्स जो है ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, यहां पे अगर एक स्ट्रेट लाइन है ये 30 है तो z आ जाएगा आपका 150 यूजिंग द लीनियर पेयर। अगर ये 90 है बेटा तो बाहर वाला भी 90 ही होगा क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और अगर यहाँ y एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 180 माइनस y ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा। तो जिससे आप एग्जैक्टली या तो अंदर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है 90 और 30 120 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हुआ फिर 60 हुआ, तो y का मतलब y सर 120 हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से आते हैं अप्रोच करके तब भी आप एग्जैक्टली इसी सिचुएशन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसी सिचुएशन पे आप वहां से भी पहुंचेंगे और यहां से भी। अब x का वैल्यू बेटा कितना हुआ, x का देख लिए, अगर इसी के हिसाब से देखें तो x 90 हो गया, x इज 90 प्लस y इज 120 प्लस ऑफ दिस इज 150 डिग्री, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, लेट्स अंडरस्टैंड 0 0 0 एंड दैट इज 0। नाउ 5 and 2, ठीक है, 5 and 2 हमारे पास 7 हो रहा है। सो आई होप दिस इज करेक्ट। 90 and 30 is 120, तो मतलब ये वाला एंगल तो 60 ही होगा और बाहर वाला वाइट 20 होगा, ठीक है, 120 होगा। if this is 90 then this part is exactly going to be equal to 90 by a straight line concept, 190 and 20 210 हो जाएगा। एंड हाँ यस, तो इट्स परफेक्टली करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखोगे अच्छे से तो 90 120 दैट इज यस 90 and 120, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 210, इन दो का सम प्लस ऑफ 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये बेटा हो जाएगा आपके पास ये वाला क्वेश्चन। दो अप्रोच मैंने देखा, या तो आप एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के यूज कर सकते हो, आप कहोगे सिंपल कहोगे कि x y and z are the exterior angles of the polygon, are exterior angles of polygon, ठीक है, polygon, and we know that exterior angle sum property for any polygon is that sum of all the angles is basically equal to 360 degree, ठीक है। ये वाला आप यूज कर सकते हो। तो ये एक्चुअली आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको लाइन के हिसाब से भी कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही कहानी है, बाहर के एंगल्स हैं चारों के चारों, तो सबका सम मिला के कितना हो जाएगा, सबका सम मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। अगर इससे भी दिल नहीं भरता है तो आप यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, 20 से इसके हिसाब से 360 जो है हमारे पास चार एंगल्स में से 120 और 80 आपके पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में से 60 अगर और ऐड करेंगे तो 260, यानी कि आपका ये वाला एंगल जो है वो 100 बना। तो देखिए W की अगर हम बात करेंगे तो W अब आपके पास कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा, ठीक है। यहाँ x कितना बचा बेटा, 60 डिग्री बचा। y अगर ये वाला 80 है तो बाहर कितना बचा, 100, ठीक है। और ये z अगर 60 है तो बाहर कितना बचा बेटा, 100। अब देख लो, मुझे चाहिए w का वैल्यू और दिस इज सॉरी एंड व्हाट हैपेंस ना, इस लास्ट वाले पार्ट में हमने गलत लिख दिया, ये 60 है तो ये बाहर वाला 120 रहेगा, ठीक है। देख लो, अगर 120 और 80 को ऐड कर दें बेटा तो कितना हो जाएगा, 200 और 100 कितना हो गया, 300 एंड 360। तो आप नहीं तो एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 360 आता है, ठीक है। दिस फाइनली ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर exactly 1 for this particular chapter, and I hope you have enjoyed the concepts. Up till then, we are meeting in the next chapter. Till then, next exercise basically. Till then, take care and God bless you always. Thank you.